हेलो फ्रेंड्स, कंसल्ट वाइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सीए राजेश कुमार खंडेलवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या ऐसा केस हो सकता है जब हम ये मान के चल रहे हों कि हमारी इमोल प्रॉपर्टी बन गई और आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, परंतु हमें बाद में पता चले नहीं, हमारा एनालिसिस तो गलत था, ये इमोल प्रॉपर्टी नहीं थी, ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी थी। तो क्या आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा? इसके लिए दोस्तों हमें दो टेस्ट करने होंगे। दोस्तों सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी और डी में दोनों में बता दिया गया, यदि इमोल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन होता है और उसके लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ली जाती है या फिर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई ली जाती है और कैपिटलाइज कर दिया जाता है तो आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। यदि कैपिटलाइज नहीं किया जाता तो आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। परंतु उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, यदि प्लांट एंड मशीनरी होती है, भले ही वो इमोल प्रॉपर्टी बन जाए तो भी आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। यहां पर अब हम ये टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा केस हो सकता है जब हम ये मान के चल रहे हों कि हमारी इमोल प्रॉपर्टी बन गई और आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, परंतु हमें बाद में पता चले नहीं, हमारा एनालिसिस तो गलत था, ये इमोल प्रॉपर्टी नहीं थी, ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी थी। तो क्या आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा? इसके लिए दोस्तों हमें दो टेस्ट करने होंगे। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं और उस क्वेश्चन के थ्रू हम दो टेस्ट देखेंगे। यदि ये दोनों टेस्ट पास हो जाते हैं तो जो हमारा आइटम है वह इमोल प्रॉपर्टी बन जाएगा। यदि टेस्ट एक भी फेल हो जाता है तो वह मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा और उस केस में आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूं, क्या सेंट्रलाइज एसी का आईटीसी अवेलेबल होगा? इसके लिए हमें जानना होगा क्या सेंट्रलाइज एसी इमोल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है। इसके लिए मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दो टेस्ट। अब ये दो टेस्ट क्या है, इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है ये दोनों टेस्ट। पहला टेस्ट कहता है एक्सटेंट ऑफ एनेक्सेशन और दूसरा टेस्ट कहता है इंटेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन। यदि हम इन दोनों टेस्ट को समझ जाते हैं, हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए इमोल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी और उसके आईटीसी से रिलेटेड, तो हम एकदम से आंसर कर देंगे कि आईटीसी अवेलेबल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटेंट ऑफ एनेक्सेशन। एक्सटेंट ऑफ एनेक्सेशन किसे कहते हैं, ये पहला टेस्ट हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सटेंट ऑफ एनेक्सेशन का मीनिंग है जिस आइटम को इमोल प्रॉपर्टी के साथ अटैच किया गया है उसको किस एक्सटेंट तक अटैच किया गया है। यहां पर जब मैं एक्सटेंट की बात करता हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट होता है क्या उस आइटम को दोबारा से उसी फॉर्म में वापस प्राप्त किया जा सकता है जिस फॉर्म में उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ अटैच किया गया था। यहां पर जब मैं वापसी की बात करता हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं, यदि एक सेंट्रलाइज एसी है उसको किसी बिल्डिंग में फिट कर दिया गया, यदि मैं उसे रिमूव करना चाहता हूं तो क्या मैं उसे उसी फॉर्म में रिमूव कर पाऊंगा जिस फॉर्म में मैंने उसको बिल्डिंग में अटैच किया था। यहां पर यदि मैंने उसको बिल्डिंग से डिटैच कर लिया, हो सकता है मुझे उसकी कुछ वैल्यू मिल जाए, परंतु यहां पर मैं जिस वैल्यू की बात कर रहा हूं वह कॉमर्शियल वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक वैल्यू की। क्या सेंट्रलाइज एसी को बिल्डिंग से, दीवार से जिसके अंदर उसे फिट कर दिया गया है, यदि मैं बाहर निकालता हूं तो क्या वह मुझे उसी रूप में मिलेगा? क्या उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ठीक वैसे ही होगी? क्या वो उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से पहले कर रहा था? यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि सेंट्रलाइज एसी को मैं बिल्डिंग से बाहर निकालता हूं तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सिर्फ स्क्रैप वैल्यू रहेगी और मैं उसे उसी फॉर्म में नहीं ले सकता जिस फॉर्म में मैंने उसे बिल्डिंग में अटैच किया था। तो यहां पर यह मैं कहूंगा कि पहला टेस्ट पास हो गया और इस केस में जो सेंट्रलाइज एसी है वह इमोल प्रॉपर्टी बन गया। अब मुझे दूसरा टेस्ट भी देखना है। यदि दूसरा टेस्ट भी पास हो जाता है तो सेंट्रलाइज एसी इमोल प्रॉपर्टी बन जाएगा। यदि दूसरा टेस्ट पास नहीं होता है तो सेंट्रलाइज एसी इमोल प्रॉपर्टी नहीं बनेगा और यदि इमोल प्रॉपर्टी कोई आइटम नहीं बनता है तो वहां पर कैपिटलाइज होना या ना होने का क्वेश्चन अराइज नहीं होता। डायरेक्टली मैं कह सकता हूं
क्योंकि ये इमोल प्रॉपर्टी नहीं बना, मुझे आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। तो जो सेकंड टेस्ट है, सेकंड टेस्ट कहता है इंटेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन। यहां पर हमें यह देखना होगा जो हमने सेंट्रलाइज एसी बिल्डिंग के अंदर फिट किया था, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, उसका इंटेंट क्या है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो अटैच टू अर्थ की डेफिनेशन दी हुई है, अटैच टू अर्थ मीन जिस तरह से पेड़ और झाड़ियां जमीन के अंदर गड़ी हुई होती हैं उसे हम अटैच टू अर्थ कहते हैं। जिस तरह से बिल्डिंग और वॉल अर्थ के अंदर अटैच होती हैं उसे अटैच टू अर्थ कहते हैं। और इन दोनों का पर्पस क्या है, इन दोनों का पर्पस जिस आइटम को, जिस थिंग्स को, जिस फिक्चर्स को हमने बिल्डिंग में अटैच कर दिया उस आइटम के परमानेंट बेनिफिशियल यूज का नहीं है। हमारा पर्पस तो जिस आइटम के साथ अटैच किया है उसके परमानेंट बेनिफिशियल यूज करने का है। तो यहां पर जो सेंट्रलाइज एसी बिल्डिंग में फिट किया गया है, पर्पस क्या है, क्या हमारा पर्पस उस सेंट्रलाइज एसी को यूज करने का है या उस बिल्डिंग के परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट का है। यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा जो हमारा पर्पस है वो बिल्डिंग के परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट का है, ना कि एसी को एंजॉय करने का। तो सेकंड टेस्ट भी पास हो गया। ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन और इंटेंट ऑफ एनेक्सेशन, जब भी हमें यह क्वेश्चन अराइज हो कि एक इमोल प्रॉपर्टी का आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें ये दो टेस्ट चेक करने हैं। परंतु यदि इमोल प्रॉपर्टी एक प्लांट एंड मशीनरी बन जाती है तो आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक प्लांट एंड मशीनरी है, उस मशीनरी को अर्थ के साथ में सिर्फ इसलिए अटैच कर दिया गया ताकि उसमें वाइब्रेशन ना हो और वो अच्छे ढंग से, बढ़िया ढंग से काम कर सके। अब दोस्तों यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, जब मैंने उस मशीनरी को अर्थ के साथ अटैच किया, क्या मेरा पर्पज उस अर्थ के परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट का है या मशीन का है। मेरा जो पर्पस है वो उस मशीन के परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट का है, ना कि उस लैंड का। तो इस केस में क्या हुआ दोस्तों, जो सेकंड टेस्ट है वो फेल हो गया। अब दोनों में से यदि एक भी टेस्ट फेल हो गया तो वो आइटम इमोल प्रॉपर्टी नहीं बनेगा और आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। एक और टेस्ट देखते हैं। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक वाटर स्टोरेज टैंक बनाया, सीमेंटेड वाटर स्टोरेज टैंक है, बिल्डिंग के ऊपर बनाया जिसके अंदर सीमेंट, ब्रिक्स, डस्ट आदि यूज हुए। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या जो ये स्टोरेज टैंक बनाया गया है ये इमोल प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसका आईटीसी अवेलेबल होगा या नहीं होगा। एक बार फिर से दोनों टेस्ट में आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहला टेस्ट एक्सटेंट ऑफ एनेक्सेशन और दूसरा टेस्ट इंटेंट ऑफ एनेक्सेशन। एक्सटेंट ऑफ एनेक्सेशन कहता है जो आइटम मैंने बिल्डिंग के साथ अटैच किया है, क्या अटैच किया है, वाटर स्टोरेज टैंक। यदि मैं उस वाटर स्टोरेज टैंक को उस बिल्डिंग से अलग करूंगा तो क्या मैं उसी फॉर्म में उसको रिसीव कर लूंगा जिस फॉर्म में वो ओरिजिनल था। मैंने ब्रिक्स लगाए, सीमेंट लगाए, क्या मुझे वो उसी फॉर्म में मिल जाएंगे? नहीं दोस्तों, उस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। जो सीमेंट होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो ब्रिक्स होंगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो पहला टेस्ट पास हो गया, इसलिए वो पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग इमोल प्रॉपर्टी बन गया। सेकंड टेस्ट इंटेंट ऑफ एनेक्सेशन। पर्पस क्या है, क्या पर्पस उस स्टोरेज टैंक को यूज करना है या जो बिल्डिंग है उसको यूज करना है। पर्पस बिल्डिंग को यूज करना है, ना कि स्टोरेज टैंक को यूज करना। तो सेकंड टेस्ट भी पास हो गया। क्योंकि इस केस में दोनों टेस्ट पास हो गए तो वो इमोल प्रॉपर्टी बन गया और इमोल प्रॉपर्टी बनने के बाद में आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लिफ्ट इंस्टॉल की किसी बिल्डिंग में, तो यहां पर दोबारा से वही दोनों टेस्ट देखने हैं, एक्सटेंट ऑफ एनेक्सेशन और इंटेंट ऑफ एनेक्सेशन। परंतु यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यह है, यदि हमने किसी आइटम को अर्थ के साथ अटैच कर दिया और वो हमारा प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में फॉल हो जाता है तो वो भले ही इमोल प्रॉपर्टी बन जाए, भले ही उस केस में दोनों टेस्ट पास हो जाएं, तो भी वह इमोल प्रॉपर्टी बन जाएगा, परंतु बनने के बाद भी आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको जो ये दो टेस्ट बताए हैं, कोर्ट ने करीब करीब हर केस के अंदर इन दोनों टेस्ट को फॉलो किया है। आपके सामने जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज हो
कि इमोल प्रॉपर्टी के केस में आपको आईटीसी अवेलेबल होगा या नहीं होगा। आप एक बार इन दोनों टेस्ट को चेक करें, आपको जरूर से जरूर आंसर मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे आप इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।